ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी बुद्धदेव तथा मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण रेस्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह नित्य की भांति 5 भागों में प्रस्तुत होता रहा है और आज भी है। इसके पहले भाग का लघु रूप, जो आपके सुझाव के अनुरूप है, अलग से प्रस्तुत किया जाता रहा है। इस प्रस्तुति में डाटा जो भी लिए गए हैं त्रिक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। समझ तो मां शारदे, श्री गणेश और बुद्धदेव की को नमन करते हुए, गुरुजनों को सम्मान करते हुए, जिसके बदौलत आज हमने इन विषयों पर जो यहाँ प्रदर्शित हो रही है उन विषयों पर हमने शिक्षा ग्रहण की और इन विषयों पर कंसल्टेशन, पेड कंसल्टेशन और शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं, उस पर दे रहे हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे डिस्प्ले है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप सबों की शुभकामनाएं, हमारे गुरुजनों का आशीष, परिजनों, शुभचिंतकों की मंगल कामनाएं से हमें आजीवन अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष संगठन की सदस्यता प्राप्त हुई। हमारा आप सबके मार्गदर्शन के अनुसार हमारा ऑफिस, जो कि दुईपुरी में स्थित है, पटना में, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंप्लायंट है और क्यूआरओ द्वारा आईएसओ सर्टिफाइड। तो चलिए मुख्य पृष्ठ पर चलते हैं, पंचांग पर। पंचांग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। यह केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, अपितु यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये पंचांग की अहम भूमिका है हमारे जीवन में और इसलिए आइए चलिए पंचांग का अनुसरण करें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, सुरक्षियों के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर सकें, अपने आत्मा को मजबूत कर सकें और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें, जिसके लिए माध्यम हम और आप बने। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं और दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति में। दैनिक पंचांग का पहला भाग में आपका स्वागत है। दिनांक 2 जुलाई 2025, माह अषाढ़, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:02 पर, सूर्यास्त 6:45 पर, सनराइज एट 5:02 AM एंड सनसेट एट 6:45 PM। आज का दिशा शूल उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा। पंचांग के पांचों अंक, दिन वार बुधवार, तिथि 11:58 तक सप्तमी,
उसके बाद अष्टमी। नक्षत्र 11:07 तक उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद हस्ता। योग संध्या 5:47 तक वरियान, उसके बाद परिक। करण दिन के 11:58 तक वनिज, उसके बाद देर रात्रि मध्य रात्रि 0:59 तक विष्टि भद्रा, और उसके बाद पौ। ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में भोलेनाथ को नमन करते हैं। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व कि उनका वास कहाँ है और उसकी स्थिति क्या है, परिणाम क्या है। तो भोलेनाथ का वास आज शुभ नहीं है। प्रथम भाग में जब तक सप्तमी होता है तब तक वे भोजन पर होते हैं, जो कि पीड़ादायक है, और उसके बाद शमशान में होते हैं, जो अति पीड़ादायक है, मृत्यु। तो भोलेनाथ को पुनः नमन करते हुए चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त की तरफ। जय भोलेनाथ। शुभ मुहूर्त में आज अभिजीत, अमृतकाल, त्रिपुष्कर आदि नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि योग देर रात्रि 11:07 से कल सुबह सूर्योदय तक 5:03 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग आज नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 से 3:05 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:43 से 7:04 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से मध्य रात्रि 0:14 तक। तो ये रहे शुभ मुहूर्त। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 11:54 से 1:36 अपराह्न तक। गुलिक काल दिन के 10:11 से दिन के ही 11:54 तक। यमगंड प्रातः 6:45 से प्रातः 8:29 तक। वर्ज मुहूर्त रात्रि 8:28 से 10:15 तक। और भद्रा 11:58 से मध्य रात्रि 0:59 तक। आज भद्रा का वास पाताल में है, जो कि अशुभ है। तो ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति की ओर चलते हैं, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। आज चंद्रमा कन्या राशि में आ चुके हैं, कन्या राशि में, और शुक्रदेव वृषभ राशि में अपनी ही राशि में आ चुके। इस प्रकार यदि कहा जाए तो ग्रहों का राशि परिवर्तन चंद्रमा और बुध आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि बुध कर्क राशि में और चंद्रमा मंगल के कन्या राशि। बुधदेव चंद्रमा के कर्क राशि में और चंद्रदेव बुध के कन्या राशि में, इसलिए दोनों का राशि परिवर्तन। इस प्रकार राशि के अनुसार ग्रहों की जो शक्ति है, मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह। ग्रहों को नक्षत्र के अनुसार जोड़ने के पूर्व यह देखें कि सबसे ज्यादा ग्रह किस राशि में है। सूर्य की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में 3 ग्रह, मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं, तथा इस प्रकार शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि फल देखते हैं तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में 1 ग्रह। पुनः बोले, मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 1 ग्रह। राशि में मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, और स्व राशि में 1 ग्रह। राशि के अनुसार स्व राशि में जो ग्रह है वे बुधदेव हैं, सॉरी, वे शुक्रदेव हैं जो वृषभ राशि। और नक्षत्रों के अनुसार जो स्व नक्षत्र में है वे शनिदेव। केतु, चंद्र, मंगल, बुध, ये 4 नक्षत्र ऐसे हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, राहु देव बृहस्पति के नक्षत्र में, इसलिए दोनों का राशि परिवर्तन भी है, नहीं सॉरी, दोनों का नक्षत्र परिवर्तन भी है। बृहस्पति देव राहु के नक्षत्र में और राहु देव
बृहस्पति के नक्षत्र में, इसलिए इनका नक्षत्र परिवर्तन हुआ और चंद्रमा और बुध का राशि परिवर्तन। इस प्रकार सूर्य देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 1 ग्रह और केतु, चंद्र, मंगल, बुध स्वतंत्र ग्रह, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। तो इस प्रकार ग्रहों के आकाशीय स्थिति पर चर्चा हुई। ग्रहों के आकाशीय कैलेंडर को देखते हुए पूरे जुलाई माह का गोचर आपके समक्ष है, जो आपके लिए उपयोगी भविष्य के लिए हो सकता है। बृहस्पति देव 9 जुलाई को अपना अस्त जो स्थिति है उससे निकले। पहला ग्रह का जो गोचर है वो 16 जुलाई को है, सूर्य देव, और 13 जुलाई को शनि देव बकरी हो रहे हैं 28 नवंबर तक। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अपने दूसरे भाग में, जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार कैसा फल होता है आज के बारे में। तो यह इसे तारा बल कहते हैं, जो चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में बताता है। और हमारे इसमें दोनों, हमारा जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके तालमेल कर हम हर व्यक्ति के जो जन्म लिए हैं विभिन्न नक्षत्रों में उसके अनुसार हम फल देंगे। यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। चूंकि नक्षत्र ग्रहों के मन हुआ करते हैं, ग्रह नक्षत्रों के मन नहीं होते, ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्रों के अनुसार फल देते, और इसलिए नवतारा चक्र। तो तारा बल के अनुसार हम आज का दिन देखते हैं चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा हमारे किस नक्षत्र में कुंडली में। किंतु नवतारा चक्र पद्धति से हम बहुत सारी बातों को निकाल सकते हैं। उदाहरण स्वरूप चंद्रमा जिस हमारे नक्षत्र समूह में है उसके स्वामी के अनुसार दशा महादशा का फल, कौन सा दशा महादशा का शुभ होगा, कौन सा अशुभ लाएगा, चैलेंजिंग होगा, कहाँ तटस्थता होगी, ये सारी बातें हम नवतारा चक्र से देख सकते। साथ ही जन ऐसी संभावना है कि जन्म कुंडली में हमारे ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में हो, लेकिन नव चूंकि ग्रहों के नक्षत्र हुआ करते हैं तो परिणाम नहीं दे पाए। संभावित जो परिणाम, अपेक्षित जो परिणाम है वो हो सकता है कि नहीं मिले, क्योंकि नवतारा चक्र पद्धति ग्राउंड पर है, रियलिटी में है और यह जड़ पर। उसके बाद हम विभिन्न व्यक्तियों से जीवन में मिलते हैं, वे पिता से लेकर पुत्र, जीवन साथी, पार्टनर और ऑफिस में और या व्यवसाय में काम करने वाले लोग। यदि हम उनका नक्षत्र भी जाने तो हम यह निकाल सकते हैं कि वह व्यक्ति हमारे लिए कैसा फलदायक हो सकता है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। इन सब देखते हुए इसको हम नवतारा चक्र को देखने से हम निकाल सकते हैं, और इसलिए नवतारा चक्र पद्धति को अद्भुत पद्धति हम कहते हैं, सटीक पद्धति है और यह आजमाई हुई पद्धति। तो नवतारा चक्र पद्धति से इन सारी बातों को जो हम जानते हैं, यह चूंकि अद्भुत पद्धति है इसलिए हमने YouTube पर 2 पोस्ट किए हैं। पहला नवतारा चक्र की अद्भुत पद्धति, दूसरा भी उसी का नाम है, किंतु पहला वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन है और एक प्रैक्टिकल वीडियो दूसरे वीडियो में डाला। और इस प्रस्तुति में हमने विभिन्न कुछ कुंडलियों को भी रखा है, साथ ही साथ भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली डाली है, जिससे यह निकाला जा सकता है कि भगवान राम के साथ हनुमान के क्या संबंध थे, माँ सीता के साथ क्या संबंध थे। ये सारी बातें हम निकाल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको संक्षिप्त
विवरण की तरफ ले चलते हैं कि नव तारा चक्र पद्धति है क्या। तो कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र में 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र कर 3 समूहों में बांटा गया, अलग अलग श्रेणियों में रखे गए। पहला से 9वां नक्षत्र एक समूह में, एक श्रेणी में, 10वां से 18वां तक दूसरे श्रेणी में और 19वां से 27वां तक तीसरे श्रेणी। और इस प्रकार रखकर ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु बने, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, बृहस्पति, सातवां बृहस्पति, शनि और राहु। और इस प्रकार ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ा गया, यानी पहला ग्रह को हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र मिले, पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र। दूसरा ग्रह शुक्र को उसी तरह से दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र मिला। और इसी क्रम संख्या में बढ़ते हुए 9वां नक्षत्र, 9वां राशि को, 9वां ग्रह को 9वां नक्षत्र, 18वां और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और इस तरह से विभिन्न नक्षत्र उन ग्रहों के फल को देते हैं। और इसलिए हमने कहा था नक्षत्र समूह के स्वामी। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र समूह के में है, नक्षत्र में जन्म हुआ है, उसके नक्षत्र समूह के स्वामी से हम। अब फलित कैसे करते हैं? तो जिस जन्म पत्रिका में देखें कि हमारे लिए जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, उसके नक्षत्र समूह के स्वामी कौन। और पहला ग्रह जो होगा, जो जन्म नक्षत्र के स्वामी बनेंगे, वे मिश्रित फल देंगे, शुभ और अशुभ देंगे। उसके बाद वहां से गणना आरंभ होगी। दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां ग्रह जो होंगे वे शुभ फलदायी होंगे। और वहीं तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र जो होंगे, ग्रह जो होंगे, वे शुभ फलदायी हो सकते हैं, समस्या कारक हो सकते हैं, यहाँ तक कि काफी पीड़ा भी दे सकते हैं। और यह पीड़ा की जो मात्रा है वह जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है, यानी पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, वैसे वैसे पीड़ा बढ़ती। और यह अद्भुत पद्धति आप जान निकाल सकते हैं। तो चलिए आप खुद आकलन करें अपने जन्म कुंडली का, अपने परिजनों को के जन्म कुंडली का, नव तारा चक्र की पद्धति से कौन कौन ग्रह किसके लिए उपयोगी है, किसके लिए नहीं है, और आपके लिए वह व्यक्ति जिसका भी आकलन करना चाहते हैं वह क्या है। तो ये वैसा संबंध कैसा रहेगा, कैसा फलित हो। तो ये एक तरह का छोटी प्रस्तुति है। हम आपको अब ले चलते हैं चंद्रमा जिस नक्षत्र में है आज, और जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में आपका है उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो चंद्रमा आज जो गोचर कर रहे हैं वे उत्तरा फाल्गुनी में गोचर कर रहे हैं, और जहां 11:07 तक रहे। उसके बाद चंद्रमा हस्ता नक्षत्र में आ जाते हैं, जो 11:07 के बाद। ये दोनों रोहिणी, हस्ता और श्रवणा, ये एक ग्रुप में है। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा एक ग्रुप में। और इस प्रकार हम फलित देखते हैं। फलित देखने के लिए यदि हमारा जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो पहला भाग 11:07 तक संपत्त देगा, उसके बाद विपद दे सकता है। आप देखें इस चार्ट को, तो रो को पकड़े, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है तो आज हमें संपत्त अच्छा मिल सकता है पूर्वार्ध में, उसके बाद विपत्ति आ सकती। वही यदि कहें कि मृगशिरा, चित्रा, श्रविष्ठा नक्षत्र हुआ तो पहले भाग में मित्रता और दूसरे भाग में अति मित्रता, यानी दोनों शुभ स्थिति। और इसी प्रकार हम सभी फलों को देख सकते हैं। अब कुछ प्रश्न उठते हैं कि यदि हमें कुछ कार्य करने हैं और आज का दिन अच्छा नहीं आ रहा है चंद्रमा के अनुसार, तो कैसे फल करें। तो आपको बता दें कि इसे कॉम्प्लेक्स न बनाएं। आपका यदि आपकी खराब स्थिति है यहाँ पर तो सावधान रहें, क्योंकि
आपकी सावधानी ही आपको अच्छे मार्ग पर ले जा सकती। चंद्रमा आपको सावधान रहने के लिए इंगित कर रहे हैं। अब कुछ लोग आज कहते हैं कि आज हमारे लिए दिन खराब है, किंतु कुछ कार्य करने हैं, मुहूर्त ही है, जरूरी है। तो पहले हम आपको बता दें कि जब भी अशुभ परिस्थिति हो आज और कुछ अच्छे काम करने हैं तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि समस्या हो सकती है। और यदि नहीं टाला जा सके, ऐसे तो हम 99% आपको यही कहेंगे कि अब टालिए उसको, उस मुहूर्त को प्रयोग मत कीजिए। कुछ लोगों का सुझाव था कि अति बहुत ज्यादा परेशानी है, उसको करना है, बाध्यता है, तो वैसी स्थिति में उपाय जो पूछा गया था, तो यह उपाय अपुष्ट है, प्रमाणित नहीं है। फिर भी बता दें, यदि आपका जन्म नक्षत्र ग्रह जन्म के नक्षत्र के ग्रह में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें। यदि विपत में है, ग्रह आपके विपत में पड़ रहे हैं तो गुड़ का दान करें। प्रत्यरि में पड़ रहे हैं तो नमक का दान करें। और नैधन्य में यदि है तो उस मूर्त को त्यागें, प्रयोग में न लाएं। मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। तो ये रहा। पुनः बता दें, जो परिहार और उपाय आपको अब हमने यहाँ लिखा है, प्रस्तुत किया है, वह प्रमाणित नहीं है, संकलित है, इसलिए रिस्क न लें। तो चलिए, चंद्रमा किस नक्षत्र में है वह हमने जिक्र किया। आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र में है और आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर, इसका फल हम आज के लिए देखें। चंद्रमा किस राशि में है आपके जन्म कुंडली में और किस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उसका फल आज कैसा। तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, वे बुध की राशि में कन्या राशि में आज है। पुनः बता दें कि चंद्रमा का गोचर में बुध आज कन्या राशि में है, जो कि बुध बुध की राशि में है। दिन भी बुधवार का है और जो फल मिल रहे हैं चंद्रमा के विभिन्न राशियों के अनुसार, वे जैसे चंद्र जिसे चंद्र बलम बोला जाता है, वह इस प्रकार है। मेष राशि वाले के लिए दिन उत्तम, कर्क राशि के लिए उत्तम, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वाले के लिए उत्तम है। साथ ही साथ वृषभ, सिंह, ऋषभ, सिंह और मकर राशि वाले थोड़ा सावधान रहें। दिन थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सामान्य दिन होने की संभावना है, इसलिए का प्रार्थना करें। वहीं मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले, कुंभ राशि वाले, आप सावधान रहें आज के लिए। पुनः बता दें, यह चंद्रमा जिस राशि में होते हैं आपकी कुल जन्म कुंडली में, हमारी जन्म कुंडली में, उसके अनुसार हम देखते हैं। और चंद्रमा लगन से नहीं देखते, और चंद्रमा किस राशि से आज गोचर कर रहे हैं। तो चंद्रमा कन्या से गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में जहाँ है उसको इस रूप में दिखाया गया है, और तब हम फलित करते हैं। तो आज चूंकि कन्या राशि का गोचर नहीं है, इसलिए जो पहले भाग का फल है उन्हीं पर दूसरे भाग का फल है। और यह उपयोगी भी है, लेकिन लगन के अनुसार इसे दे देंगे, चंद्रमा के अनुसार। आपकी राशि, जो चंद्रमा जिस राशि में होते हैं जन्म कुंडली में, वही आपकी राशि हो, लगन नहीं। तो ये रही हमारे तीसरे भाग की प्रस्तुति। चौथे भाग की प्रस्तुति में आपको ले चलते हैं, जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित। चौघड़िया ज्योतिष सुबह शुभ काल दर्शाता है। इस काल में अच्छे काम, कौन से काम करने चाहिए, नए काम कब आरंभ करना चाहिए, पूजा पाठ आदि के लिए चौघड़िया मुहूर्त बहुत उपयोगी हो। यदि कोई उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो या नहीं देख पाया हो,
तो उसे सलाह दी जाती है कि सबसे चौघड़िया की। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया यूट्यूब पर पोस्ट किया है। आप देखें, आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और उपयोगी भी। साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के, शायद यह काम आ जाए, उनके लिए ज्ञानवर्धक। तो चौघड़िया पर संक्षेप परिचय यहाँ बता दूं कि कुल दिन के 8 चौघड़िया होते हैं, रात के भी 8 चौघड़िया होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो प्रथम चौघड़िया होता है दिन का, वही अंतिम चौघड़िया होता है। उसी प्रकार रात्रि आरंभ का जो चौघड़िया होता है, रात्रि समाप्ति का भी वही चौघड़िया चौघड़िया होता है। तो 7 दिन सप्ताह के और 7 चौघड़िया, यानी सातों चौघड़िया का संबंध सातों दिन से हो गया, और सातों दिन के 7 अलग अलग ग्रह, इसलिए सातों चौघड़िया अलग अलग ग्रह से संबद्ध हो गए, और सातों ग्रह किसी न किसी विशेष प्रयोजन कार्य के लिए अधिकृत है, इसलिए उन कार्यों के लिए वह चौघड़िया भी अधिकृत है। तो ये इस प्रकार हम चौघड़िया को देखते हैं, और चौघड़िया को देखते समय यह सुनिश्चित करते हैं कि दिन का चौघड़िया काल, रात काल चौघड़िया, काल वेला, वार वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित। तो इसे आप खुद बनाएं, खुद अपना आकलन करें, और आज का चौघड़िया को देखें। आज चूंकि दिन बुधवार है, इसलिए लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त भी हो रहा है, और रात्रि का चौघड़िया उद्वेग चौघड़िया से आरंभ हो रहा है और उद्वेग चौघड़िया से समाप्त भी हो रहा है। आज का चौघड़िया दिन का काल वेला और राहु काल से ग्रसित है, जो क्रमशः काल वेला 8:28 प्रातः से 10:11 तक, और रोग चौघड़िया दिन के 11:54 से 1:36 तक है। रात्रि के लाभ चौघड़िया भोर में 2:28 से 3:46 तक काल रात्रि से ग्रसित है। तो सावधान रहें, ग्रहों को ग्रहों के फलों को देखते हुए, और चौघड़िया से संबद्ध उसको करते हैं, इसका उपयोग करें और खुद लाभान्वित हो। अपने हर कार्य में शुभता लाए, अशुभता को दूर दूर तक रखें, उसको नजदीक पटकने भी नहीं। चौघड़िया ज्योतिष बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चौथी प्रस्तुति आज यहाँ समाप्त होती है। पांचवी प्रस्तुति जो अंक ज्योतिष से संबद्ध है, उसके वह हम लेकर के हम आए हैं कि अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहेगा। अंक ज्योतिष को संक्षेप में कहें कि अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करती है, यानी सिंगल डिजिट पर काम करती है, जो 1 से 9 तक हुआ करता है, और 5 अंक मध्यम अंक हुआ करता है। शुभ दिन निकालने के लिए हम उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर फिर शुभ अंक निकालते हैं, जिसे क्रमशः प्राइम नंबर, ड्राइवर और कंडक्टर कहा जाता है। यदि जन्मदिन का योग ड्राइवर, जन्मदिन और माह का तथा वर्ष का योग उसे कंडक्टर कहा जाता है। ड्राइवर कंडक्टर में अच्छी कंपेटेबिलिटी हो तो लाइफ बहुत अच्छी चलती है, नहीं तो हमें नंबर को बैलेंस करने की का प्रबंध करना पड़ता है। और 1 से 9 तक हमारे पास जो अंक है, शून्य का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और एक से 9 तक जो भी अंक है, उसके सब कोई ना कोई अधिपति ग्रह, यानी पहला के सूर्य, दूसरा के चंद्र, तीसरा के बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा के बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। और इस प्रकार 9 ग्रह, 9 अंक। और अंकों के राज दरबार में 1 नंबर को राजा, 2 को रानी, तीसरा को गुरु, चौथा शरारती, पांचवा राजकुमार, छठा मंत्री, सातवां धर्मगुरु, आठवां कार्यपालक और 9वां सेनापति। 9 अंक, 9 राजा, 2 को रानी, 2 को गुरु, 4 शरारती, 5वां राजकुमार, 6वां मंत्री, 7वां धर्मगुरु, 8वां कार्यपालक और 9वां सेनापति। 9 अंक, 9 राजा, 2 को रानी, 2 को गुरु, 4 शरारती, 5वां राजकुमार, 6वां मंत्री, 7वां धर्मगुरु, 8वां कार्यपालक और 9वां सेनापति।
तो इस प्रकार हम ग्रहों के साथ आपस में अंकों का संबंध भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण स्वरूप रानी को सेनापति से क्या कर, तो 2 9 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं हो। 8 अंक कार्यपालक है, इसे किसी से मित्रता नहीं हो सकती, ये सभी के लिए बराबर। और अंकों को संतुलित करने के नाम होते हैं, जिसमें शब्द या शब्द भी हमारे जीवन में यदि आते हैं, कहीं हो सकता है शहर के नाम पे हो, मकान के नाम पर हो, आदि आदि, तो उसमें प्रयुक्त हुए जो अक्षर है, अंग्रेजी अक्षर, उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अंकीय मूल्य, उससे परिवर्तित कर फिर उसे जोड़कर हम एकल अंक बनाते हैं। तो आज का जो मूलांक है वो 2 है, भाग्यांक 9। 2 9 का संबंध अच्छा नहीं होता। आज का जो अंक है एकल अंक, मूलांक 2 और भाग्यांक 9, 2 9 का संबंध आपस में शत्रुता का है, इसलिए 2 9 का कॉम्बिनेशन जिन जातक का हो, उनके लिए नाम से बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि हम इस चार्ट को देखें तो 2 का संबंध एक मूलांक वाले के साथ मित्रता का है, और सॉरी 9 का संबंध एक मूलांक वाले से साथ मित्रता का है, और 2 3 4 और 9 अंक से शत्रुता का है। वहीं 5 6 7 मूलांक वाले से तटस्थता का है, 8 से भी तटस्थता का है। इसलिए एक दिन से जो ऐसे अंक वाले, ऐसे जन्मतिथि किसी भी माह का हो जो आज के दिन परेशानी में पड़ सकते हैं, दिन शुभता का नहीं है, उनके अंक हैं 2 11 20 29, 3 12 21 30, 4 4 13 22 31 और 9 18 27। ये मूलांक, ये जन्मतिथि वाले किसी भी माह के जिनका मूलांक क्रमशः 2 3 4 9 होता है, वे सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि उनके जीवन में कोई परेशानी न हो। अब हम देखते हैं कि तटस्थता का संबंध उन अंकों से है, 5 14 23, 6 15 24, 7 16 25 और 8 17 26। ये सभी अंक तटस्थ हैं 9 अंक से, इसलिए इनके मिश्रित फल हो सकते। तो बस, और 1 10 19 28 वाले जो व्यक्ति जातक है, जन्म लिए हैं, एक मूलांक होता है, उनके साथ मित्रवत संबंध है 9 का। तो आज इतनी ही। कल पुनः हम नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। सावधान रहें आप 9 अंक से मित्रता करने में, और इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी हो। धन्यवाद आपसे हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए। यदि आप पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारे हर पोस्ट की सूचना आपको मिल सके। और YouTube के माध्यम से जो यह पहुंचा है आपके साथ संदेश, हम नए और पुराने सब्सक्राइबर के साथ अनुरोध करेंगे कि इस YouTube के चैनल को चैनल को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी शुभता आ सके, वे भी पूर्व दशा महादशा का फल जान सके और फल निकाल सके। साथ ही साथ आपका फीडबैक और लाइक, YouTube पोस्ट को लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ाने का कृपा करें, ताकि हम अपनी ऊर्जा को ठीक ढंग से प्रयोग कर सकें। इन सबों के साथ जय माँ दुर्गा, जय माँ शारदे, जय बुद्धदेव और जय श्री गणेश। ओम श्री गणपति नमः। जय बुद्धदेव, जय माँ शारदा।